लिखिए, इसमें लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे इसको? प्राकृतिक आपदा से गरीबी कैसे आती, लिख लेंगे। ठीक, चलिए लिखवा दे रहा हूं थोड़ा सा, मैं कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा सा लिखिए। गरीबी एक चक्रीय अवधारणा मानी जाती है। गरीबी एक चक्रीय सर्किल, चक्रीय अवधारणा मानी जाती है। आज भी भारत की एक बड़ी आबादी प्राकृतिक क्षेत्रों में निवास करती है। वर्तमान में औद्योगिक विकास पूंजी निर्माण तथा व्यापारिक गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा की गतिशीलता व्यापक रूप से देखी जा रही है। व्यापक रूप से देखी जा रही है। अमीर बनने के दौड़ में लोग शामिल हो गए हैं। अमीर बनने के दौड़ में लोग शामिल हो गए हैं, जिसके कारण लगातार जलवायु को क्षति पहुंच रही है और विभिन्न प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, लैंड स्लाइडिंग, भूस्खलन, भूकंप, ओला, महामारी, ओलावृष्टि कह सकते हैं, महामारी आदि जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। हाँ, चक्रवात भी लिख सकते हैं। चक्रवात मतलब आदि में सब आ गया, जो मैं भूला हूं उसको आप लोग पूरा कर लीजिए। आदि इसीलिए होते हैं। ठीक,
चक्रवात आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो मानव के आजीविका से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। जो मानव आजीविका से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ये गतिविधियां इन्हें गरीबी के दुष्चक्र में समेटे रहती है। गरीबी के दुष्चक्र में समेटे रहती है। ठीक, समझ में आया? आपको ऐसे ही करके इसको लिखना है कि कैसे प्राकृतिक आपदाएं। अब स्पेशली अगर मान लीजिए कोई पूछ ले इसमें से कि लैंडस्लाइडिंग और उसमें किस प्रकार से गरीबी से संबंधित है, तो आप उसमें ये भी लिखेंगे कि चूंकि आज आदमी क्या कर रहा है, उत्खनन के पीछे दौड़ रहा है। बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उसमें उत्खनन के काम किए जा रहे हैं, और उत्खनन की वजह से क्या हो रहा है, उसमें कंपन, और कंपन की वजह से लैंडस्लाइडिंग का सीधा प्रभाव वहां के निवासियों पर, और वो निवासी कहीं ना कहीं इतने सक्षम नहीं होते कि दोबारा अपनी स्थिति को मजबूत कर पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गरीबी की तरफ चले जाते हैं। तो जिस भी व्यवस्था से पूछ रहा है, वैसे स्पेशली पूछेगा नहीं किसी व्यवस्था से, आपको सीधे प्राकृतिक आपदा ही अपने आप में क्या है, एक व्यवस्था है। तो सब मिला करके होगा इसमें। ठीक, दूसरा लिखिए, अवसरों की कमी। अवसरों की कमी, अवसरों की कमी का मतलब क्या है? देखिए, अवसर दो तरीके से होता है, दो लोगों के लिए होता है। एक वो जो करना चाहते हैं तो अवसर उनके लिए होता है, जो करना ही नहीं चाहते हैं अवसर उनके लिए नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए कभी अवसर होता ही नहीं है। तो अवसर उनके लिए है जो कुछ करना चाहते हैं, और जब वो कुछ करना चाहते हैं और उनको करने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता है, तब उसको हम लोग गरीबी के साथ जोड़ करके देखते हैं, है ना। आदमी पढ़ लिख लिया या उतना सक्षम है, लेकिन वो बार बार प्रयास कर रहा है और उसको अवसर ही नहीं मिल रहा है, तब ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं उसकी गरीबी बनी रह जाएगी। ठीक, लिखिए, अवसर से तात्पर्य, अवसर से तात्पर्य रोजगार की प्राप्ति से है, रोजगार की प्राप्ति से है। कार्यशील आबादी का एक बड़ा भाग, कार्यशील आबादी का एक बड़ा भाग कुशल होते हुए भी, कुशल होते हुए भी जब जब रोजगार या स्वरोजगार से वंचित, रोजगार या स्वरोजगार से वंचित रहता है तथा प्रयास करने के बावजूद भी, तथा प्रयास करने के बावजूद भी उस समाज में, उस समाज में उसे अवसर प्राप्त नहीं होते, अवसर प्राप्त नहीं होते, तब वह गरीबी के, तब वह गरीबी के प्रभाव में बना रहता है।
या गरीबी की ओर चला जाता है। ठीक, नेक्स्ट, निर्धनता की संस्कृति, निर्धनता की संस्कृति, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। देखिए ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी ये अलग कॉन्सेप्ट है। इस बार आपने अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर देखा होगा, जो आयोग का अभी कुछ दिन पहले था, यूपी का पेपर, तो उसमें मैंने देखा था एक क्वेश्चन उसमें था, यही क्वेश्चन सीधा पूछा था। ठीक है, गरीबी की संस्कृति, इस अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, हाँ जब भी था 11 अक्टूबर को। ठीक है, तो उसमें मैंने देखा था एक क्वेश्चन, गरीबी की संस्कृति अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया, ये पूछा गया था। और मैं इसको लगभग अपनी क्लास में, है ना, प्रतिवर्ष गरीबी की संस्कृति को बताता हूं। जिसने भी ध्यान से सुना होगा तो ऐसे क्वेश्चन वो कर सकता है, उसको इजीली हल किया होगा जिसने भी क्लास अटेंड किया था। ये एक समाजशास्त्री हैं ऑस्कर लेविस। ठीक है, ऑस्कर लेविस, उन्होंने इस अवधारणा को दिया, गरीबी की संस्कृति, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति कि जिसमें व्यक्ति उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहता, बाहर जाना ही नहीं चाहता, उसके लिए बहुत प्रयास कर लिया जाए, है ना, समाज द्वारा, सरकार द्वारा, परिवार द्वारा, किसी के द्वारा भी प्रयास कर लिया जाए, लेकिन वो व्यक्ति उसी में उसको एंजॉय मिलता है, उसी में उसको खुशी मिलती है। उसको कहते हैं गरीबी की संस्कृति। हाँ बता रहे हैं, ऑस्कर लेविस, ऑस्कर लेविस ने ये अवधारणा दिया था। ऑस्कर लेविस, ये समाजशास्त्री हैं ऑस्कर लेविस, इन्होंने ये अवधारणा दिया था। इन्होंने बताया कि गरीबी, जब इन्होंने देखा कि समाज में गरीबी क्या है, तो उन्होंने एक संस्कृत इस तरीके से देखा जो गरीबी को बनाए रखने का काम करती है। कल्चर, एक कल्चर ही इन्होंने पाया। वो कल्चर था क्या, जैसे आप सुनते होंगे कभी, अगर जो थोड़ा भी सामाजिक होगा और इधर उधर देखता होगा तो उसको समझ में आएगा। ये आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि भैया जो हम मांग के खा लेंगे वो आप खरीद के भी नहीं खा पाएंगे। मिलते हैं ऐसे लोग। ठीक है, आप जब समाज में अध्ययन करें तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मांगने वाले होते हैं, भीख उख मांगने वाले जो होते हैं, उनसे बोलिए आपकी कुछ काम धाम करो, तो कभी कभी स्ट्रेट बोल भी देते हैं ऐसा कि क्या करेंगे काम करके, आप बताओ क्या खा लोगे, आप क्या कर लोगे, तो हम तो उससे बढ़िया खा लेंगे, आप कमा के खाओगे, हम तो मांग के खा लेंगे। मान लीजिए उसका मन किया पिज्जा खाने का, ठीक है, अब पिज्जा की दुकान है, उसके सामने बैठ गया। अब बैठ गया, कई लोग आते जाते रहते हैं उस दुकान में, कोई तो उदारवादी मिलेगा जिसका दिल पसीजेगा, जिसके मन में आएगा विचार कि इसको खिला दे, तो वो तो खा लिया। और आपको अगर खाना है तब पहले उतना कमाइए फिर जाइए वहां। तो ये संस्कृति क्या, उनको उसी में खुशी मिलती है। हम गरीब हैं, मांग के खा लेंगे, उसी में खुशी है, क्या मतलब है करने का। इसको आजकल लेविस बोलते हैं गरीबी की संस्कृति, कि हमारे दादा परदादा भीख मांगते थे, आज हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी मांगेंगे। ठीक है, एक मूवी थी मैं देखा था, उसमें एक डायलॉग था परेश रावल का। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट उठाया जाता है कहीं ना कहीं इन्हीं समाज शास्त्रियों का होता है, जो बड़े बड़े नॉवेल हैं, जो समाज शास्त्री विचारक हैं, उनके विचारों को ही मूवियों में स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो एक मूवी थी आंखें। ठीक है, आंखें, तो उसमें परेश रावल एक शब्द कहता है, उसमें चोरी करने जाते हैं सब, और चोरी करके
यानी बैंक लूटने का प्लानिंग होता है अमीर बनने के लिए। बैंक लूटा जाएगा तो क्यों? अमीर बनने के लिए। तो उसमें परेश रावल भिखारी रहता है, ट्रेन में भीख मांगता है, उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो सब जब प्लानिंग करते हैं तो प्लान कहता है, जब ये होता है कि लूट लेंगे और पैसा जो आएगा उसको करेंगे क्या, तो कहता है कि मैं सूट बूट पहन के और बढ़िया अच्छा सूट बूट पहन के और अच्छे अंदाज में भीख मांगूंगा ट्रेन में। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं वो संस्कृति क्या है उसकी, उस संस्कृति से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर इजी भाषा में समझा जाए तो यही चीज है जो ऑस्कर लेविस कहना चाहते हैं कि अभी तक भीख मांग रहे थे, जो कपड़ा तन पे नहीं था या फटा था, लेकिन अगर पैसा आ गया, बैंक लूटे और खूब पैसा आ गया, तो अब सूट बूट पहन के फिर भीख मांगेंगे ट्रेन में, यानी काम करेंगे वही, रहेंगे उसी में, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो बाहर ना जाने की जो बात है वही क्या है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। ऑस्कर लेविस इसी को पहचानते हैं कि जो हम ऐसे ही कर लेंगे वो आप तो कमा कर भी नहीं कर पाओगे, और हम उसी में इंजॉय करना, उसी चीज में उनको इंजॉय मिलता है, उसी में उनको खुशी मिलती है। तो कुछ ऐसे भी हैं हर देश में कि जो इसी के अंतर्गत गरीबी में शामिल है। ठीक है, लिखिए, ऑस्कर लेविस नामक, ऑस्कर लेविस नामक समाजशास्त्री ने इस अवधारणा को विकसित किया, इस अवधारणा को विकसित किया जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि गरीबी से जुड़ी हुई एक ऐसी संस्कृति, गरीबी से जुड़ी हुई एक ऐसी संस्कृति जिसमें व्यक्ति पूरी तरीके से आनंद प्राप्त करता है तथा उससे बाहर नहीं जाना चाहता। अर्थात ऐसे लोगों की संस्कृति ही गरीबी की होती है। अगर उनको बाहर कर दिया जाए तो जी भी नहीं पाएंगे, है ना। उनको अमीर बना दिया जाएगा तब भी वो जाकर के वहीं रहेंगे। कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं तो उनको झुग्गी में ही रहना पसंद है। अगर उनके लिए फ्लैट, एक मूवी आप लोग और देखे होंगे, नायक, अनिल कपूर की नायक मूवी, बहुत फेमस मूवी है और काफी लोगों ने देखा है। उसमें एक दिन का सीएम बनता है, तो एक जब जाता है झुग्गी झोपड़ी में तो देखिए वहां एक अलॉट कमरा होता है गरीब का, वो क्या करता है, उस कमरे को उठा करके दे देता है दूसरे को। ठीक है, उस कमरे को दे देता कि इधर से किराया मिलेगा और खुद झुग्गी झोपड़ी में रहता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि कमरा ही खाली नहीं कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति कि उनको रहना, सोचते हैं कि मतलब इधर उधर से घुमा फिरा करके रहेंगे वहीं, कुछ भी चाहे वो सरकार करके दे दे, समाज करके दे दे, रहना उसी में है। तो इसी को इन्होंने पहचाना और गरीबी की संस्कृति की अवधारणा के रूप में उसको विकसित किया। लिखिए, ऐसे लोगों की मानसिकता के कारण भी गरीबी समाज में व्याप्त रहती है। ठीक, नेक्स्ट, सामाजिक संसाधनों का, नेक्स्ट लिखिए, सामाजिक संसाधनों का असमान वितरण। सामाजिक संसाधनों का असमान वितरण। देखिए, दो रूप में वितरण,
ये जो वितरण है किस रूप में है, जो संसाधन है समाज में, जो व्याप्त संसाधन है, जो संसाधन है दो रूप में समाज में व्याप्त है। एक तो जो प्राकृतिक आधार पे है, जो प्रकृति ने संसाधन दिया है जिस भी समाज को, ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा जो मानव के गतिविधि द्वारा होता है, मानवीय संसाधन, ठीक है, दोनों जो मानव की गतिविधियों द्वारा एक संसाधन प्रयोग में लाया जाता है। और मानव किस संसाधन का प्रयोग करता है, किसी प्राकृतिक संसाधन का। अब एक तो भौगोलिक आधार, यानी प्राकृतिक क्या है, भौगोलिक आधार पर ये संसाधन क्या है, भौगोलिक जो विस्तार है। अब सिंपली आप समझ लीजिए कि जैसे एक क्षेत्र झारखंड, ठीक है, कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है, वहीं पे अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कोयले का उत्पादन नहीं है, लेकिन अगर खाद्यान्न उत्पादन की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश है। तो क्या है, प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है, इसमें व्यक्ति का कुछ भी लेना देना नहीं है। जो पश्चिमी क्षेत्र है मुंबई, उसकी स्थिति इस प्रकार से, और वहां पर औद्योगिक इकाइयों, क्योंकि वहां पे कच्चा माल का होना, तो वहां पे औद्योगिक इकाइयां, तो अमीर प्रदेश हो गया। और जहां पे प्राकृतिक संसाधन नहीं, वहां गरीबी है, ठीक है। तो एक प्राकृतिक संसाधन का असमान वितरण, और दूसरा मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो संसाधनों का वितरण होता है। जैसे इसमें अगर कहा जाए तो सरकारों द्वारा, जो सरकार है या संस्थाएं हैं, ठीक है, जो संस्थाएं हैं, संस्थाएं कौन सी, प्रशासनिक, ठीक है, या फिर इकाइयां हैं, जो इनके माध्यम से जो संसाधनों का वितरण किया जाता है, असमान वितरण। सिंपली इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए जैसे वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अब मोदी जी अपने जहां जिस स्थान से आए हैं वहीं का केवल विकास करें, ठीक, तो संसाधन तो सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, उसका वितरण आप किस रूप में कर रहे हैं, केवल एक जगह के लिए। क्यों, क्योंकि वो आपका क्षेत्र है, तो वही संसाधन और दूसरी जगह को एकदम पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दे, ठीक। तो ये क्या होगा, असमान संसाधनों का क्या होगा, असमान वितरण। वो किस रूप में, मानवीय गतिविधियों के रूप में, जिसमें सरकार कर दे या फिर संस्थाएं, नीति आयोग है उसमें बैठे लोग, ठीक है, संसाधनों का वितरण करें, वित्त आयोग है वो इस तरीके का कहीं बायसनेस करे। तो ये सारी चीजें सरकार संस्थाओं द्वारा जो संसाधनों का असमान वितरण किया जाता है, उसके कारण गरीबी उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण गरीबी उत्पन्न हो जाती है। जैसे अभी सरकार के माध्यम से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक सैफई गांव है मुलायम सिंह यादव का, आप देखे हैं या जानते होंगे, कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक गांव है सैफई, ठीक, सैफई। ये मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका गांव है। वहां पे आप देखेंगे सारी सुविधाएं हैं उस गांव में, मेडिकल कॉलेज भी है, इवन सफारी भी है। सफारी मतलब क्या, जानवर के लिए जो होता है, ठीक है, सफारी भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, एयरपोर्ट भी है, सब कुछ वहां पे है। एक गांव में सारी चीजें हैं, ठीक है। यानी कोई लिख रहा है, नवनीत जी कोई लिख रहे हैं कि शहर फेल है, उस गांव के आगे शहर भी क्या है, फेल है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं कि जहां बिजली तक भी नहीं, जहां सिंपली सड़क तक नहीं है, जहां आवास तक भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये संसाधनों का असमान वितरण है। एक गांव को तो इतना डेवलप कर दिया गया और दूसरा गांव क्या है, आज भी पीछे। आज वहां ना तो शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना आवास है, मेडिकल कॉलेज की तो बात छोड़िए, प्राथमिक शिक्षा और आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है। तो ये असमान वितरण, तो वह ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ के लोग क्या होंगे, कहीं ना कहीं अमीरी की तरफ जाएंगे, गरीबी यहाँ से दूर होगी। और वही दूसरा जो गांव है वहां पे गरीबी क्या होगी, बनी रहेगी, क्योंकि संसाधनों का
अभाव होगा। तो इस प्रकार से संसाधनों का जो असमान वितरण होता है उसके कारण गरीबी बनी रह जाती है। ठीक, इसको लिख लेंगे आप लोग। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, राजनीतिक एवं राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक, हाँ सब बताएंगे सचिन जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता मतलब जैसे इस समय देखिए पिछले कुछ वर्षों में जहां भी गवर्नमेंट बन रही है, कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट छोड़ दिया जाए, लेकिन लगभग लगभग पूर्ण बहुमत की सरकारें बन रही हैं। चाहे सेंट्रल की बात अगर किया जाए पिछले 2 कार्यकाल में, और या फिर बहुत सारी स्टेटों की अगर बात की जाए, कुछ एक को छोड़ दिया जाए, तो लगभग स्टेट में भी अस्थिरता का मतलब क्या है? राजनीतिक अस्थिरता, बहुत सारी अस्थिरताएं होती हैं। दल बदल अधिनियम आपने पढ़ा है, कानून आना, ठीक है, सरकार का बनना, गिरना, खरीदना, उठक पटक सारी चीजें लगी रहती हैं। उसमें स्थिति क्या होती है? जो समाज का विकास करने के लिए जो संसाधन होता है, जो पैसा होता है, वो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त में जाती है। वो पार्टियां क्या करती हैं? एमएलए को खरीदेंगी, एमपीज को खरीदेंगी, ठीक है, बड़ी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से फंडिंग कराएंगी उनको, यानी ये काम होता रहता है। राजनीतिक अस्थिरता। लेकिन अगर स्थिर सरकार होगी, स्थिर सरकार होगी तो कम से कम 5 साल तो इसमें काम होगा। पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो ये नहीं कि एकदम साफ सुथरी कोई भी सरकार हो बहुत साफ सुथरा होगा, ऐसा नहीं, धांधलेबाजी होगी, लेकिन कम से कम 5 वर्ष स्थिरता के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर अस्थिर सरकार है, राजनीति है, तो इसमें क्या होगा? हमेशा बनते ही भय लगा रहेगा। जैसे महाराष्ट्र में देखिए, बनते ही भय लगा है, ठीक है, एमपी में क्या हुआ आपने देखा। तो ऐसे ही स्थितियां क्या होती हैं? बनी रह जाती हैं। ठीक, ऐसे में क्या होता है कि देखिए सरकारें जो होती हैं अगर अस्थिर हैं, तो अस्थिरता के कारण हमेशा उनके गिरने का खतरा। तो देश के विकास या गरीबी को दूर करने के बजाय वो करेंगे क्या? सरकार को बचाने का काम करेंगे। पूरा ध्यान उनका कहां रहेगा? सरकार को बचाओ, और बचाने में विकास हो रहा है, गरीबी दूर हो रही है, इस सबसे कोई मतलब नहीं होता है। तो जो राजनीतिक अस्थिरता होती है वो कहीं ना कहीं गरीबी के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक, नेक्स्ट इसको लिख लेंगे। जहां जो नहीं लिख पाएंगे उसको मैं लिखा दूंगा, ये सब लिख लेंगे, जानते हैं आप लोग। लिखिए व्यक्ति स्वयं। नेक्स्ट लिखिए व्यक्ति स्वयं। ये कहीं ना कहीं गरीबी की संस्कृति से मिलता जुलता है। व्यक्ति स्वयं, व्यक्ति स्वयं। देखिए इसको एक अवधारणा है, उससे हम लोग जोड़ करके देखते हैं, ठीक है। व्यक्ति स्वयं को एक अवधारणा है, उसको जोड़कर, या व्यक्ति को यहाँ पे आप लिख सकते हैं समाज, समाज भी लिख सकते हैं, समाज या व्यक्ति स्वयं, ठीक है। एक अवधारणा है, ये भी समाज शास्त्रीय अवधारणा है, जिसको मैक्स वेबर ने पहचाना, ठीक है। एक समाजशास्त्री मैक्स वेबर, पॉलिटी में भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, पॉलिटी में भी मिल जाते हैं मैक्स वेबर, ठीक है। एक समाजशास्त्री है मैक्स वेबर, इस अवधारणा को इन्होंने पहचाना, और यह अवधारणा कहां से आई? यूरोप से। यह अवधारणा कहां से देखी गई? यूरोप से। हाँ सोशियोलॉजी में है, ठीक, यूरोप से देखी गई। यूरोप में आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट कि पूंजीवाद का उदय, यूरोप में पूंजीवाद का उदय, ठीक है। पूंजीवाद का यूरोप में
उदय। इसके पीछे बहुत सारे कारण दिखाई पड़े। उस कारण में एक विचारक थे कि जिन्होंने पूंजीवाद के उदय के लिए प्रयास किया। चूंकि धर्म जैसी अवधारणा, रूढ़िवादी अवधारणा वहां भी विकसित थी और उस अवधारणा को तोड़ने के लिए किसी न किसी को समाज में आगे आना था। चूंकि धर्म क्या है, आज भी धर्म के अनुसार जब पूंजी और धर्म, ये धर्म और पूंजी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विरोध में है। एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोध। धर्म हमेशा क्या कहता है, पूंजीवाद का विरोध करता है। धर्म क्या करता है, पूंजीवाद का विरोध करता है। और जहां पूंजीवाद होगा वहां धन की अवधारणा क्या होगी, कमजोर होगी। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विरोधाभासी। ऐसे में एक विचारक थे वहां पे, केल्विन, जॉन केल्विन नाम था उनका। तो जब उन्होंने देखा कि पूरे समाज में, यूरोप में मार्क्स तो है ही है, आर्थिक निर्धारणवाद वो तो है ही है, हम गरीबी की बात अभी कर रहे हैं, एक समाज और व्यक्ति स्वयं की अवधारणा की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने देखा, केल्विन ने देखा कि कैसे समाज में पूंजी निर्माण की क्षमताएं हैं और पूंजी निर्माण से गरीबी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन धर्म कहीं ना कहीं हावी इतना ज्यादा है कि पूंजी निर्माण के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया पूंजीवाद के निर्माण को लेकर के। और वो निर्माण, प्रोटेस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, निर्माण के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया और प्रोटेस्ट से ही प्रोटेस्टेंट बन गया और इसमें वाद भी जुड़ गया, प्रोटेस्टेंट वाद, ठीक। यानी एक प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट से प्रोटेस्टेंट और उसमें वाद भी जुड़ गया, उस विचारधारा, वाद मतलब उस विचारधारा से जुड़ना। अब हुआ क्या कि एक धर्म ही है, आप देखेंगे है ना, क्रिश्चियंस में एक धर्म है प्रोटेस्टेंटवाद या प्रोटेस्टेंट धर्म, है ना, एक रिलीजन है प्रोटेस्टेंट। ये धर्म की उत्पत्ति ही हो गई। यानी एक ऐसा धर्म इन्होंने बनाया कि जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा था। इसने क्या किया, पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम किया। क्योंकि समाज में क्या था, संसाधन मौजूद थे, ठीक, यूरोप में संसाधन मौजूद था, लेकिन लोगों के पास वो इच्छा शक्ति नहीं थी कि धर्म के विपरीत जाकर के और पूंजी का निर्माण करें, पूंजी को बढ़ावा देने का काम करें। इसने क्या किया, लोगों में वो इच्छा शक्ति उत्पन्न की, यानी व्यक्ति स्वयं जो था इसमें इच्छा शक्ति देने का काम किया, इच्छा शक्ति उत्पन्न कर दिया, ठीक, इच्छा शक्ति उत्पन्न कर दिया। तो जो स्वयं में व्यक्ति पूंजीवाद के प्रति संवेदनशील थे, यानी कि कहीं ना कहीं धर्म को आगे ले आकर के और पूंजी निर्माण में पीछे रह रहे थे, उन्हें इच्छा शक्ति प्राप्त हुई प्रोटेस्टेंट के माध्यम से और पूंजी निर्माण की दिशा में वो कार्यरत हो गए, ठीक। और पूंजी निर्माण की दिशा में जब कार्यरत हुए तब उससे क्या हुआ, पूंजी का निर्माण होने लगा और यूरोप को माना जाता है कि कैपिटल सोसाइटी, यानी यूरोप क्या हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया, पूंजीवादी हो गया। वहां इतना ज्यादा पैसा और उसका प्रभाव इस तरीके से दिखाई कि पूरे दुनिया पर राज करने का काम किया। अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि वहां का समाज पूरी दुनिया में, यूरोप के समाज, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे इंग्लैंड के लोग हो, फ्रांसीसी हो, सबने क्या किया, पूरी दुनिया पर राज किया। तो कैपिटल बनाने की, पूंजी बनाने की और धर्म के विचारों को तोड़ने की, जैसे ब्याज पे पैसा न देना, धर्म क्या कहता है, ब्याज पे पैसा लेना देना ये क्या है, धर्म के खिलाफ है, अच्छी बात नहीं है, आप ब्याज का पैसा मत खाओ। तो ऐसी अवधारणाओं को जो लोग ओवर टाइम नहीं करते थे उनको ओवर टाइम के लिए प्रेरित किया, जो छुट्टियां लेते थे, इस अवधारणा ने क्या किया कि लोगों को इस तरीके से प्रेरित किया कि वो छुट्टी लेना बंद कर दिए, ओवर टाइम करके पैसा कमाने लगे, ठीक है, ब्याज पे पैसा देने लगे। सारी अवधारणा, कहीं से भी पैसा आए वो पैसा जायज है, बस आना चाहिए, पूंजीवाद होना चाहिए। इसलिए देखिए कैपिटलिस्ट जो देश है वहां पे बहुत ज्यादा किसी लगाव की संभावनाएं नहीं देखी जाती है, बहुत ज्यादा किसी से, सब लोग, हम लोग कहते हैं ना प्रोफेशनल्स हैं,
वो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास क्या है, यही चाहिए। प्रोफेशनल नहीं है, उनके पास इन सारी, उनको पैसा कमाने की होड़ है, तो लगे रहते हैं। प्रोटेस्टेंटवाद भी ये इच्छा शक्ति लोगों में जागृत थी। ये चीज क्या है, भारतीय समाज में नहीं है। ऐसी चीजों का अगर देखा जाए विस्तार तो भारतीय समाज में नहीं है। आज भी व्यक्ति धर्म के प्रभाव से ज्यादा जुड़ा हुआ है। आज भी पैसा कमाने में उसकी अच्छाई और बुराई को देखना चाहता है। आगे जिसके पास है वो तो ठीक है, नहीं आया तो उसको खट्टा बता दे, वही अंगूर खट्टे हैं, हाल है, ये भी है। तो कहीं ना कहीं वो इच्छा शक्ति जो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, आज भी भारतीय समाज में उसका अभाव है, और लोग गरीबी की तरफ दिखाई पड़ते हैं, या गरीबी कहीं ना कहीं व्याप्त है। ठीक है, समझ में आया? लिखिए। समाज में संसाधन होते हुए भी, समाज में संसाधन होते हुए भी व्यक्ति के पास उस इच्छा शक्ति का अभाव होता है, उस इच्छा शक्ति का अभाव होता है जिसके माध्यम से वह पूंजी का निर्माण कर सके, जिसके माध्यम से वह पूंजी का निर्माण कर सके। इस अवधारणा को मैक्स वेबर के सिद्धांत, इस अवधारणा को मैक्स वेबर के सिद्धांत यूरोप में प्रोटेस्टेंटवाद तथा पूंजीवाद का विकास से समझा जा सकता है। इन अवधारणाओं की कमी आज भी भारतीय समाज में दिखाई पड़ती है। इन अवधारणाओं की कमी आज भी भारतीय समाज में दिखाई पड़ती है, जो गरीबी को प्रेरित करती है। ठीक, नेक्स्ट, बहुत बड़ा और प्रमुख कारण है ये, जो अगला है, लिखिए। तीव्र जनसंख्या वृद्धि ठीक, तेजी से बढ़ती हुई आबादी बहुत ही प्रमुख कारण है, और इस पे क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है। और इसके साथ जोड़ा किसको है, गरीबी को, सॉरी, गरीबी के साथ जोड़ा है किसको, जनसंख्या को। ठीक, यानी जो गरीबी में आप ये जनसंख्या देख रहे हैं, इस दोनों को जोड़ दिया है साथ में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बढ़ती हुई गरीबी, ठीक है, गरीबी के कारण में जो पूछा है इसमें कि बढ़ती हुई गरीबी बढ़ती हुई जनसंख्या या गरीबी जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन किसके लिए कारण है। यानी बढ़ती हुई जो गरीबी है वो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कारण है, या बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी के लिए कारण है। ठीक, क्वेश्चन जो पूछा है कि गरीबी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है, या
बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी के लिए उत्तरदायी है। कारण सहित स्पष्ट करें। क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखना हो कि बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी के लिए उत्तरदायी है या गरीबी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तर्क सहित उत्तर दें। एक क्वेश्चन पूछा है, मतलब ऐसे ही है, आप उसमें और भी चीजें जोड़ करके देख सकते हैं कैसे पूछा। जब क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा इधर उधर शब्दों का, लेकिन उसका कहने का मतलब यही है। अब आपको क्या लगता है कौन किसके लिए उत्तरदायी है? गरीबी, रिपीट मैं कर दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए। बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी के लिए उत्तरदायी है या गरीबी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए या जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ठीक, हाँ कुछ लोग बता रहे हैं पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल है गरीबी के लिए। हाँ, हर्ष बोल रहे हैं कि दोनों का सर्किल है और दोनों एक दूसरे के लिए उत्तरदायी है। कुछ जनसंख्या, कुछ गरीबी और कुछ दोनों को एक दूसरे के लिए बता रहे हैं। ठीक है, जो दोनों को एक दूसरे के लिए बता रहे हैं वो सही है। जो दोनों को एक दूसरे के लिए बता रहे हैं वही सही है, कि इसमें किसी एक को हम नहीं कह सकते कि इससे केवल एक ही। अब यहां देखिए, चूंकि हम गरीबी की चर्चा कर रहे हैं, गरीबी के लिए कौन सा कारण है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या। और जब जनसंख्या में जाएंगे हम लोग तो उसके लिए क्या होगा कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो गरीबी के लिए उत्तरदायी है, लेकिन गरीबी जनसंख्या वृद्धि के लिए भी कारण उत्तरदायी है। तो उसको हम लोग देखेंगे किसमें? जब जनसंख्या पढ़ेंगे। ठीक, यहां हम लोग देखेंगे क्या कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से गरीबी बढ़ाती है। सिंपली समझ सकते हैं, संसाधन सीमित है। 2.4% क्षेत्र पर, विश्व के 2.4% क्षेत्र पर आज भी भारत की जो आबादी है, वैश्विक आबादी का कुल प्रतिशत कितना है? 17.5%। और इसमें वृद्धि होती जा रही है। एरिया वही है, संसाधन वही है, लेकिन जनसंख्या क्या है? बढ़ती जा रही है। तो उन संसाधनों पर जो दबाव होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में जो बात उसमें बंटवारा होकर के हिस्से में सबके जो संसाधन आएंगे वो क्या होंगे? कम होंगे। और जब संसाधन कम आएंगे तो कहीं ना कहीं गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक, बहुत सारे संस्थान हैं जो आंकड़े अपने अपने देते हैं, उसमें बताते हैं कि कोई बताता है 2% लोगों का, 3% लोगों का 70% संसाधन पर अधिकार है। ठीक है, और बाकी 98% या 97% लोगों का 40% पर या 30% पर अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। तो जहां भी आप देखें, जनसंख्या जितनी वृद्धि होगी संसाधनों का दोहन उतना अधिक होगा, और उसमें क्या होगा? गरीबी जो होगी वो बनी रह जाएगी। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादकता तथा उचित मूल्य की कमी। ठीक, कृषि उत्पादकता तथा उचित मूल्य की कमी। उत्पादकता जितना होना चाहिए, चूंकि उत्पादकता बढ़ी है, ऐसा नहीं उत्पादकता क्या हुई है? बढ़ी है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि भी वैसे हुई है। तो उत्पादकता उस अनुपात में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ठीक, और दूसरी चीज, उत्पादकता हो रही है, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है या बाजार नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में एक ऐसा वर्ग जिसकी आबादी आज भी 70% है, लगभग 70%, ठीक है, 68.8%, तो उसका अगर हम देखें
जो आधार है वो कृषि ही है। ठीक, कृषिगत उसका आधार है, और कृषिगत आधार होने की वजह से अगर उचित मूल्य उसके उत्पादों का नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो अपनी व्यवस्था में घूमता ही रह जाता है। यानी किसान की हम बात कर रहे हैं, ठीक, किसानों की बात कर रहे हैं। और जो उत्पादकता है किसान की, अब होता क्या, हो क्या रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, जोत के आकार बढ़ते जा रहे हैं, जोत क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और आकार उनका क्या हो रहा है, छोटा। तो जितना छोटा जोत का आकार होता है, उत्पादकता की दर क्या हो जाती है, उतनी ही कम हो जाती है। और जितना बड़ा जोत का आकार होता है, उत्पादकता की दर की संभावनाएं उतनी ज्यादा अधिक होती है। यानी कॉस्टिंग जो होता है वो क्या होता है, उसी पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग चर्चा किए थे बड़े उद्योग और छोटे उद्योग की, ठीक है, तो बड़े उद्योग की उत्पादक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, और कॉस्टिंग उसमें क्या होती है, कम हो जाती है, कॉस्टिंग उसमें कम होती है। ऐसे कृषि में भी है कि जोत का आकार जितना बड़ा होता है, लागत उसकी कम हो जाती है और उत्पादन की क्षमता भी उसमें अधिक होती है, संभावनाएं अधिक होती है। तो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, परिवार का विभाजन हो रहा है, परिवार का विभाजन उसके साथ साथ जमीनों का भी विभाजन, और जमीनों का जब विभाजन के आकार क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और कम हो रहे हैं तो उत्पादकता कम हो रही है, उत्पादकता कम हो रही है तो कहीं ना कहीं समस्या, और समस्या किस रूप में, गरीबी के रूप में। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, ये तो लिख लेंगे आप लोग, ठीक, नेक्स्ट लिखिए, मूल्य वृद्धि या लगातार मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि का मतलब क्या है, हर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जो स्तर है उसमें वृद्धि। आप देखिए, व्यक्ति कमाता है, सैलरी आभासी आजकल लग रही है, आभासी मुद्रा पढ़े होंगे आप लोग को, सर बताए होंगे, और नहीं बताए हैं तो फिर बताए होंगे, ठीक है, बताएंगे आगे, ठीक, अगर नहीं बताए हैं तो आगे बताएंगे। आभासी मुद्रा का मतलब क्या है, जो हमको दिखती तो है, हमको जैसे हमको लगे कि हम आज 4,000 का काम किए, 4,000 रुपये आज मैंने कमा लिया, ठीक, और हमको देगा तो आभासी, लेकिन आपके पास नहीं है तो आभासी मुद्रा आपका केवल सपोर्ट कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन आप उसका अभी प्रयोग नहीं कर सकते, वो जब मिलेगा तब उसका आप प्रयोग करेंगे। तो ये आभासी मुद्रा होती है। आभासी मुद्रा जिसका हम प्रयोग उस रूप में नहीं कर पाते जिस अनुपात में उसकी कीमत होती है, ठीक। मूल्य वृद्धि का मतलब क्या है, अगर हम चले जाए 70 के दशक में, 70 के दशक में, वहां भी हम लोग सुनते हैं गरीबी, बहुत गरीबी है, 70 के दशक में। और आज 21वीं सदी चल रही है, 2020 में हम पहुंच गए हैं, तो 20 में भी हम देख रहे हैं यहां भी गरीबी है, यानी हम गरीबी से बाहर ही नहीं निकल पाए। तब भी गरीबी थी। उस समय जो नौकरी करने वाला था, मान लीजिए सिंपली कोई भी है, एक टीचर है या एक पुलिस वाला है, मान लीजिए सब इंस्पेक्टर है, तो 70 के दशक में इसकी सैलरी कितनी रही होगी, 70 के दशक में इसकी सैलरी कितनी रही होगी, 2,000 रुपए, सॉरी 200 रुपए, ठीक। मंथली सैलरी इसकी कितनी थी, अगर 70 के दशक में जाएंगे तो इससे ज्यादा नहीं थी, ठीक। बहुत मैं ज्यादा बता दिया हूं, फिर भी हमको लग रहा है इतना भी नहीं रहा होगा, 100-120 रुपए ऐसे कुछ, या 100 रुपए भी हो सकता है कि सैकड़ा भी पूरा ना रहा हो, फिर भी मैं अनुमान बता रहा हूं। दो, आज जो ज्वाइन कर रहे हैं मान लीजिए तो 50, मान लीजिए 50,000, आज तो 50,000 होगा उसी का, ठीक। तब भी 200 रुपए में घर चलाना मुश्किल था, और आज क्या है, 50,000 में भी घर चलाना मुश्किल है, ठीक है। वो क्या कहता है कि इतना पैसा ही नहीं मिलता है कि जिससे घर चलाएं, तो उस समय भी घूस लेता था, आज भी घूस लेता है, ठीक।
50,000 तो ज्यादा, मुझे लगता है 40-45,000 होगा, जो पुराने हो जाते हैं उनका 50-60 होगा। तो उस समय भी घूस लेता था, आज भी ले रहा है। उस समय भी कहता था बड़ी महंगाई है, आज भी कहता है बड़ा महंगाई है। ठीक, यानी अब देखिए सैलरी तो उसकी बढ़ी, समय के साथ सैलरी बढ़ गई, लेकिन इसको हम आभासी कहेंगे, क्योंकि इस सैलरी के साथ साथ जो वस्तु थे, सेवाएं थी, उनकी कीमत भी क्या हुई है, बढ़ गई है। जो दाल उस समय 1 रुपए किलो मिलती रही होगी, वह दाल आज 100 रुपए किलो मिल रही है। 100% वृद्धि हुई है। हो सकता है सैलरी में 100% वृद्धि ना हुई हो या उससे ज्यादा हुई हो। ठीक है, तो ये आभासी जो चीजें होती है, देखने में तो प्रतीत होती है, लेकिन वो उस रूप में वैल्यू उसकी नहीं होती है। अब तब भी इसलिए क्या होता था, गरीबी थी, और आज भी क्या है, गरीबी है। तो वृद्धि, जब अगर मूल्य वृद्धि लगातार होती रहेगी तो उस अनुरूप में कोई भी काम कर लिया जाएगा। सैलरी बढ़ जाए किसी की, इनकम बढ़ जाए किसी की, अगर लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है वस्तुओं और सेवाओं की, उत्पादक जो उत्पादन हो रहे हैं उसकी, तो ऐसे में गरीबी का स्तर भी वहीं पे रह जाएगा। गरीबी भी क्या होगी, जब ये आभासी होंगे तो गरीबी भी क्या होगी, वास्तविकता में वहीं बनी रह जाएगी, है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मूल्य स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है, समय के साथ। अच्छा, दोनों चीज अगर मान लीजिए आज भी दाल 1 रुपया किलो मिले और सैलरी 50,000 हो जाए, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, डिमांड और सप्लाई आप पढ़े होंगे। ठीक, कि डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, काला बाजारी बढ़ जाएगी, या फिर उस वस्तु की कीमत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगा, अगर 1 रुपए किलो दाल होगी और 50, तो इसकी कीमत ही खत्म हो जाएगी। उस अनुरूप में क्या होगा, कीमत ही खत्म हो जाएगी, या डिमांड इतना ज्यादा हो जाएगा कि अपने आप फिर वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हर चीज अपने अनुपात में समय के साथ चलती है। अगर मूल्य वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं उस वस्तु का शॉर्टेज भी होता है, तभी मूल्य वृद्धि भी दिखाई पड़ती है। जनसंख्या वृद्धि होगी, संसाधन का पर दबाव पड़ेगा, उसकी शॉर्टेज यानी अभाव होगा। अभाव होगा तो जिसके पास पैसा डिमांड बढ़ाएगा, एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार होगा, तो उसकी कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मूल्य वृद्धि हो जाता है। तो अगर मूल्य वृद्धि लगातार हो रहा है, स्थिरता नहीं है, तो ऐसे में भी गरीबी की संभावनाएं बनी रह जाती हैं। यानी वो व्यक्ति उतने पे भी गरीब था और आज भी क्या है, गरीब है। एक मजदूर उस समय, इसमें एक मजदूर की अगर हम बात कर ले जो गरीब में आता है, कि उस समय वो दिन में 2 रुपए कमाता था 70 में, और आज क्या 200 रुपए कमा रहा है। 2 रुपए कमाता था और आज 200 रुपए कमा रहा है, लेकिन तब भी गरीब था और आज भी क्या है, 200 में भी गरीब है और 2 रुपए में भी गरीब है, क्योंकि उस 2 रुपए में तब भी उसकी आजीविका नहीं चल पाती थी, और उस वैल्यू में आज 200 रुपए में भी उसकी आजीविका नहीं चल पाती। ठीक, नेक्स्ट, बेरोजगारी। बेरोजगारी बेरोजगारी से गरीबी, ये इसको बताना नहीं है, इसको कहीं से भी बताना नहीं। ये अच्छे से समझ सकते हैं आप लोग, लिख भी सकते हैं, लिख करके हमको भेजिएगा। ठीक, जो लिखेंगे वो लिख करके भेजिएगा। नेक्स्ट, पूंजी तथा समर्थ, पूंजी तथा समर्थ उद्यमियों की कमी। समर्थ, कैपेबल जिसको बोलते हैं, समर्थ मतलब कैपेबल। ठीक, जो जिनके पास कैपेसिटी है, सामर्थ्य जिनकी क्षमता है। पूंजी तथा समर्थ उद्यमियों की कमी का मतलब क्या है, ऐसे लोग जिनके पास करने की चाह तो है लेकिन पैसा नहीं है, पूंजी ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गरीबी में कहीं ना कहीं बने रह जाते हैं। और दूसरा, किसी के पास पैसा हो और बुद्धि ही ना हो, स्किल्ड ही ना हो, यानी कैपेबल या
उसको कह सकते हैं स्किल्ड भी कह सकते हैं। समर्थ का मतलब स्किल भी हो सकता है कि उसके पास क्षमता। एक बार पिताजी पैसा लगा दिए, बिजनेस डूब गया, नौकरी के लिए घूस दे दिए, घर भगाया। ठीक है, जैसे राहुल गांधी हैं अपने देश के, बार बार उनको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षमताएं पीछे कर देती हैं। तो ऐसी चीजें कि किसी चीज में अगर विकास, गरीबी से बाहर करने की कोशिश की जाए, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा राहुल गांधी, मैं एक जस्ट एग्जांपल दिया हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो है, ठीक है। बट आप लोग भी जानते हैं, देखते होंगे कितना बार प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्य, लेकिन एक दिन बनेंगे जरूर। ठीक है, समर्थ इसका मतलब क्या है कि हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझदार हैं आप लोग। ठीक, कि बार बार उसको आगे ले आने की कोशिश की जाए, यानी पूंजी, एक जगह तो पूंजी का अभाव है लेकिन व्यक्ति के पास स्किल है, वो नहीं कर पा रहा है, और एक जगह पूंजी है लेकिन स्किल ही नहीं है, समर्थ उद्यमियों की कमी है। भारत में अगर कहा जाए तो भारतीय समाज में वास्तविकता में जो स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, वो कुछ हैं तो बाहर चले जाते हैं, और बाकी स्किल्ड है ही नहीं, स्वरोजगार करना ही नहीं चाहते। लोग क्या नौकरी पाना ही रोजगार समझते हैं, बस नौकरी मिलना चाहिए, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर नौकरी मिल गई और सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत बढ़िया, सबसे स्किल्ड लोग वही है, बाकी रोजगार की क्षमता ही नहीं होती है। धीरे धीरे कल्चर बढ़ रहा है देश में, ठीक है, स्किल्ड यानी कि लोग रोजगार, स्वरोजगार की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बढ़ रहा है ऐसा कल्चर। तो इस चीज का अभाव जहां रहता है वहां भी गरीबी बनी रह जाती है, या तो पूंजी ना हो या फिर स्किल्ड लोग ना हो, तब ऐसे में उस समाज में जो गरीबी का स्तर होता है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, उसमें देखिए इन दोनों चीजों की, पूंजी की भी कमी है और साथ ही साथ स्किल भी, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, शिक्षा या जिस माध्यम से भी मिलना चाहिए वो दोनों चीज, तो देश कैसे है, गरीब है। ठीक, और भारत में भी जहां ऐसी स्थितियां व्यापक रूप से दिखाई पड़ती, गरीबी उस जगह पे ज्यादा है। नेक्स्ट, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपराएं या परंपराएं, सामाजिक रीति रिवाज या परंपराएं, ये कैसे गरीबी की ओर प्रेरित करती है। सामाजिक रीति रिवाज, बेटी की शादी करनी है, ठीक, बेटी की शादी करनी है, तो बेटी की शादी करनी है तो दहेज देना ही है, एक परंपरा बन चुकी है। तो दहेज देना है तो इकट्ठा करना ही है, तो अपनी जो जीविका के संसाधन है उसको कम करना होगा, उसमें कटौती करना है। ठीक, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, ठीक है, ये सारे त्योहार आते रहते हैं, तो त्योहार में तो खर्चा करना ही है। और नातेदारी की व्यवस्था है, समाज में रिश्तेदारी की व्यवस्था है, तो उसको निभाना भी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई किसी के घर में अगर कुछ कल्चर या कोई प्रोग्राम है तो वहां जाना ही है, तो जाना है तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, भारतीय समाज में ऐसी परंपराएं, जा रहे हैं तो कुछ लेकर के जाना है, तो उसके लिए क्या करना है, कहीं ना कहीं लोन लेंगे, कर्जा लेंगे, कहीं मांगेंगे, फिर उसको चुकाएंगे। तो ये परंपराएं और रीति रिवाज जो है, जो समय के साथ यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, वो भी गरीबी के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी या जिम्मेदार होती है। ठीक, ये तो हो गए कारण, बाकी और भी कारण जो आपको समझ में आता है अपने तरीके से उसको भी लिख सकते हैं। लिमिटेशन यहीं तक नहीं है, इससे व्यापक भी है, जहां तक आपको समझ में आता है उसको अपने तरफ से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर इन सबको मिला करके लिखेंगे तो सारे कारण मिला करके आपका देखा जाए तो 150-200 शब्द में आराम से हो जाएंगे। बेरोजगारी से पहले वाला शायद मूल्य वृद्धि मैंने बताया था, लगातार मूल्य वृद्धि। कल क्लास नहीं है, कल कोई भी क्लास नहीं है आपकी, अब सीधे मुलाकात होगी 2 तारीख को। ठीक, मैसेज आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, मे भी मैसेज आप लोगों के पास पहुंच भी गया हो,
ठीक, नहीं पहुंचा है तो मैं बता दे। हाँ मिल गया है, ठीक, ठीक है, मिल गया है, अच्छी बात है। जिनको नहीं मिला है वो मैं बता दे रहा हूं कि आपकी इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी और सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लास, ये तीनों अब स्टार्ट होंगी 2 तारीख से। ठीक, वो भी मैसेज मिल जाएगा आपको। हाँ, आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। हाँ, पढ़ तो लीजिए, थोड़ा सा समझ तो लीजिए। मतलब मैंने बोल दिया कि अब इतने दिन नहीं तो सब खुश हो गए, है ना, कि चलो कम से कम इतने दिन नहीं, खुश नहीं होना है, इतने दिन रिवाइज करना है। अब सामने होते तो पूछता भी, एक एक लोगों को खड़ा करके। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, गरीबी। 10 मिनट आपका जो वेस्ट हुआ उसको यूज कर लीजिए। लिखिए, गरीबी का या भारतीय समाज पर गरीबी का प्रभाव। अभी नहीं, 5 मिनट बचे। लिखिए, भारतीय समाज पर गरीबी का प्रभाव। कोई ग्रुप भी बना है क्या आप लोगों का? कोई ग्रुप तो नहीं है, मेरे पास तो कोई ग्रुप नहीं है। है इस जीएस की क्लासेस का? अच्छा, इको का है, तो एक ग्रुप आप लोग बना लीजिए, इसका भी मुझे ऐड कर लीजिए। ठीक है, इंडियन सोसाइटी का एक ग्रुप बना लीजिए। हाँ, इंडियन सोसाइटी के नाम से बना करके जोड़ लीजिए, क्योंकि इको में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका इंडियन सोसाइटी हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ बच्चे अलग हैं, उसमें कुछ अलग है, तो इसको एक नाम से बना लीजिए, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, और मुझे ऐड कर लिए। जिसने भी बनाया था वो महान व्यक्ति ये कार्य करने के लिए सामने आए और सबको जोड़े, उसमें मुझे भी जोड़ लेगा। ठीक है, जोड़ लीजिए। जो क्वेश्चन होगा मैं डाल दिया करूंगा उसमें, क्वेश्चन आप लोग जो क्वेश्चन होगा डाल दिया करूंगा। ठीक है, अब देखिए प्रभाव क्या है भारतीय समाज पर गरीबी के। चलिए ठीक है, रेस्ट कर लीजिए, है ना। हाँ, रेस्ट कर लीजिए। अब हाँ, भूख लग गई है, कोई बात, समझ सकता हूँ भाई, अब 9 बजे भूख भी लग गई है। खाना वाना खाइए आराम से और रिवाइज करिएगा। ठीक है, इतना तो कम से कम जो आपको लीव मिल रहा है इसका उपयोग करिए, क्योंकि जब रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स भी उसमें मिलेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, और जब क्वेश्चन आएंगे तो वो आपका वास्तविक अध्ययन होगा, और क्वेश्चन आएगा तो उससे आपको क्या होगी, हेल्प मिलेगी, आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, क्लास ऐसा नहीं कि एक हफ्ते बाद मिले तो जितना मैं बताऊं सब भूल गए हैं, पीछे का सब गायब, है ना, पूरा साफ, अब आगे देख रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। समय का प्रयोग आप लोग करते रहिए, और मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए विषय के साथ, विषय का मतलब टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को मैं विदा कहना चाहूंगा, और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, इस बार रावण तो जलेंगे नहीं, तो दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। अच्छे से मनाइए, ठीक है, लेकिन पढ़ते भी रहिए, साथ ही साथ पढ़ते रहिए। हाँ, ठीक ठीक ठीक, चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं 2 तारीख को, ठीक, मैसेज मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक।